बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात से लेके अब तक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इन डिटेल्स में आलमी मंजरनामे पे जो एक अहम डेवलपमेंट हुई, बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जो तातुल आया, इस तातुल को दूर करने में जो पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अस्करी और कतर की जानिब से जो किरदार अदा किया, और इस तातुल के ख़ात्मे के बाद जो एक और आलमी मंजरनामे पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जिसे खुशाइंद करार दिया जा रहा है, इन तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरफेस होती है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान उनकी बहनें सरफेस होती हैं। कोयटा की अदालत की जानिब से महरंग बलोच के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया है, प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या शवाहिद जज साहब के सामने रखे गए, और आखिर में अली हादी चट्टा और ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम ख़बर है। उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो एक तातुल आया सदर ट्रंप की जानिब से, जो बयान जारी किया गया ईरान के ख़िलाफ़, बड़ा सख्त स्टेटमेंट था ईरानी सदर का। उसके बाद जो ईरानी डेलीगेशन बर्जनस्टॉक में मुज़ाकरात में मौजूद था, उनकी तरफ से मज़ीद जो है वो बातचीत करने से इनकार कर दिया गया। तो जब मुज़ाकरात में तातुल आया, जो ईरानी डेलीगेशन के सरबराह थे बाकर कलिबाफ जो है, वो इस मौके पे डट गए कि इस किस्म के बयानात के बाद जो मुज़ाकरात हैं वो कैसे जारी रख सकते हैं या कैसे जारी रह सकते हैं। तो उसमें फिर किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और इसके साथ साथ कतर की जानिब से बड़ा अहम रोल जो है वो अदा किया गया। जिसके बाद 18 घंटे के जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई। अब वो जो पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 60 रोज़ा जो मुज़ाकरात का पीरियड है उसका रोड मैप बना लिया गया है। जो सालस है, सालसों के हवाले से भी एक मेकनिज़म बनाया गया है, और जो वफूद से हट के तकनीती मुज़ाकरात होने हैं उसका मेकनिज़म क्या होगा उस पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। लेकिन आलमी मंजरनामे से एक और जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो ख़बर सामने आई, वो ये है कि अमेरिका की तरफ से जो ईरानी तेल पर और पेट्रोकेमिकल पर, उसकी फ़रोख्त पर, उसकी एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी थी, उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। अब ईरान जो है बआसानी अपना तेल और जो पेट्रोकेमिकल है उसको फ़रोख्त कर सकता है आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में। जबकि अमेरिका की तरफ से आपने हुर्मस की जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो फ्रीज एसेट्स हैं उसमें से एक अच्छी जो फ्रीज अमाउंट है, हैंडसेव अमाउंट है, वो भी जारी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो ये पाकिस्तान की कोशिशों से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो एक डेडलॉक आया था सदर ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद के ईरानी डेलीगेशन जो है मज़ीद बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने ईरानी डेलीगेशन को कन्विंस किया कि बातचीत करें, बातचीत वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का, रास्ता बनाने का। जिसके बाद ये ईरान के लिए आज 3 से 4 अच्छी खबरें, खुशखबरियाँ जो हैं वो सामने आई हैं, और ये खुशखबरियाँ अमेरिका की तरफ से उठाए गए वो पॉजिटिव स्टेप हैं जिनका ईरान की तरफ से मुतालबा भी किया जा रहा था। तो ये तो आलमी मंजरनामे से आने वाली जो एक अच्छी खबर है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी में पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब नाजरीन, इसके साथ एक और चीज़ भी है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस बात को कन्फर्म कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान की जानिब से सालसी और सहूलतकारी की कोशिशें की गई, अमेरिका ईरान को जो है वो एक टेबल पे मुज़ाकरात के लिए बिठा दिया गया, जिसका एतराफ़ जो है ईरान अपने अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वेंस की तरफ से भी किया गया कि जो 45 या 46 साल जो तारीख़ है उसमें पहली मरतबा जो आला सतह के अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, ये पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने इसको मुमकिन बनाया है। तो पाकिस्तान की कोशिशों, पाकिस्तान के सालसी और पाकिस्तान का जो सहूलतकारी का किरदार है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कल ईरानी सदर जो है वो 1 दिन के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरे में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे,
پاکستان کے وزیر اعظم سے، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، اور جو ایران پاکستان تعلقات ہیں اس کو مزید اسٹرینتھن بنانے کے حوالے سے وفود کی سطح پر جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ تو اب سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، پاکستان کے ثالثی کے رول کو، پاکستان کے سلطہ کاری کے رول کو سراہتے ہیں یا اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں، لیکن پوری دنیا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کے کردار کو سراہ رہا ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے ایران اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اس رول کو سراہنا، اس کا واضح مطلب یہ ہے جیسے دنیا بھی وٹنس کر رہی ہے کہ پاکستان نے اس کرائسس میں اس بحران میں ایک نیوٹرل ثالث اور سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کا جھکاؤ کسی کی طرف بھی نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ کل جب ایرانی صدر آئیں گے تو ان کے اس دورے کے جو انتظامات کیے گئے ہیں، جو اسلام آباد کی شاہراہ دستور ہے، اسے پاکستان ایران کے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایرانی صدر جو ہے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو جے ڈی وینس نے کل برجن سٹاک میں جو باتیں کیں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل سے متعلق، اس سے بھی پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے دنیا کی نظروں میں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور عالمی دنیا یہ اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان اس بحران میں جو کردار ادا کیا ہے اس کے بعد پاکستان ایک بڑا پلیئر بنا ہے، سفارتی اور عسکری ایک بڑا پلیئر بن کے پاکستان سامنے آیا ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو پاکستان سے کے پولیٹیکل کینوس پہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے تو اس سے متعلق اپڈیٹس یہ سامنے آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ پس پردہ، ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، وہ طاقتور حکام کے ساتھ یا متعلقہ حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ ملاقات فیملی سے بھی ہو سکتی ہے، پارٹی کے رہنما کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک بات بار بار تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بہنوں سے کی جا رہی تھی کہ ان ملاقاتوں کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی نیریٹو کے لیے استعمال نہیں کریں گے، سیاسی طور پہ ان ملاقاتوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے، تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے۔ تو امکان تو یہی ہے کہ ان پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں فیملی اور پارٹی کے رہنماؤں کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں، لیکن ان ملاقات کرنے والوں میں علیمہ خان صاحبہ کا نام شامل نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے لیے انکار ہی انکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جو جیسچر دیتی ہیں، جو الفاظ استعمال کرتی ہیں، جو سٹیٹمنٹس دیتی ہیں، وہ نہ صرف عمران خان صاحب کے گلے پڑتے ہیں، تحریک انصاف کے گلے پڑتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی بہنوں، پوری پارٹی اور ان کے اپنے بھائی عمران خان کے لیے اس سے مشکلات جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مذاکرات کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور سے ایک مرتبہ پھر میثاق جمہوریت کی بات کی، میثاق معیشت کی بات کی، اور وزیر اعظم صاحب خود چل کے گئے اچکزئی کے پاس، اسد کیسر سے بات ہوئی، بیرسٹر گور صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ہے، جب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ حکومتی وزراء کے ساتھ میں ملے، تو اب مذاکرات شروع ہونے ہیں۔ مذاکرات سے متعلق کیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، تو اس پہ آج بیرسٹر گور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کسی بھی فورم پہ یا کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک سنجیدہ عمل ہے۔ لیکن ساتھ میں بیرسٹر گور کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ بھی ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، مائنس عمران خان صاحب نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلیں، مائنس عمران خان صاحب نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں بیرسٹر گور صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ایک سنجیدہ معاملہ ہے، تو وہ سنجیدگی حکومت کو بھی دکھانی چاہیے، مذاکرات میں وہ سنجیدگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آنی چاہیے۔ اب سنجیدگی کی اگر ہم نے بات کی ہے تو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات بھی کرتی ہے، تو اس پہ تو حکومت کا واضح جواب ہے کہ آپ کا معاملہ عدالت میں ہے، آپ جانیں، عدالت جانے، سزا ہم نے نہیں سنائی، عدالت نے سزا سنائی ہے، اور اگر عدالت نے سزا سنائی ہے تو رہائی کا راستہ بھی عدالت سے نکلے گا۔ لیکن جہاں تک پھر عدالتی امور کی بات آ جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا جو
190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा जिसकी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, सलमान सदर साहब ने पेश होकर अदालत से क्या कहा? सलमान सदर साहब ने पेश होकर कहा कि जो वकालतनामे हैं, हमें जो आपका फ़ैसला है कि आप सज़ा सस्पेंड नहीं करेंगे, आप मरकज़ी अपीलों पे प्रोसीड करेंगे, इस फैसले को हम चैलेंज करना चाहते हैं अपीलेट फोरम पे, लेकिन हमें वकालतनामे नहीं दिए गए। जिस पर चीफ जस्टिस सरदार डोगर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया कि अदालत का ऑर्डर था, वकालतनामे क्यों सिग्नेचर करके नहीं दिए गए। लेकिन आज राज ये खुला है, इंकशाफ ये हुआ है कि जो अडयाला जेल के इंतज़ामिया हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी तरफ से तहरीरी जवाब सामने आता है जिसमें यह बताया गया है कि जो वकालतनामे हैं, वकालतनामों पे 16 जून तक जो प्रोसीजर है, जो सिग्नेचर थे, जो उसके तकाजे थे, वो तमाम पूरे करके सलमान सदर साहब को कॉल किया गया, जिसका स्क्रीन शॉट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाया गया है कि वकालतनामे मुकम्मल हैं, आप अडयाला जेल आके वकालतनामे ले जाएं। लेकिन सलमान सदर साहब या उनके जो असिस्टेंट थे, अडयाला जेल की इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो वकालतनामे लेने के लिए नहीं गए, जो कि 16 जून तक मुकम्मल हो चुके थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई वो 18 जून को हुई, जिसमें सलमान सदर साहब कह रहे थे कि हमें वकालतनामे नहीं दिए जा रहे। अब स्क्रीन शॉट भी है अडयाला जेल के इंतज़ामिया का। तो ये मुश्किल भी इमरान खान साहब के लीगल टीम ने अपने लिए खुद खड़ी की है। अलीमा खान साहबा की इंस्ट्रक्शन थी, किसकी इंस्ट्रक्शन थी? ज़ाहिर सी बात है कि जब जेल की इंतज़ामिया ये कह रही है कि हमारे पास स्क्रीन शॉट भी मौजूद है जिसमें सलमान सदर साहब को वकालतनामे का तमाम जो प्रोसीजर था मुकम्मल होने के हवाले से आगाह किया गया और ये भी कहा गया कि आप आके वकालतनामे रिसीव कर लें, लेकिन अदालत में कुछ और बात कही गई। तो क्या अदालत में आप अगली समाअत पे कहेंगे? क्या आप तो कहते वकालतनामे पे दस्तखत नहीं हुए, जबकि अडयाला जेल की इंतज़ामिया कह रही है कि सिग्नेचर भी हो चुके थे, बाकी जो अटेस्टेशन का प्रोसेस था वो भी मुकम्मल किया जा चुका था। अब देखते हैं, अगली समाअत जून के आखिर तक मुलतवी की गई थी, तो इसमें अब सलमान सदर साहब अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो गवादर के मकाम पे महरंग बलोच ने और उनके साथ सबकतुल्ला शाह और बाकी कुछ और भी जो इस तंजीम से वाबस्ता अफराद थे, एक धरना गवादर में दिया गया और वहाँ पे शहादत होती है एक सिक्योरिटी एहलकार शबीर बलोच की। अब उस शबीर बलोच कत्ल केस में एचसी अदालत कोयटा ने एक फ़ैसला सुनाया है। वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला नाज़रीन ये है कि महरंग लांगू, वैसे तो वो मशहूर हैं महरंग बलोच के नाम से, लेकिन एक्चुअली वो लांगू हैं, और फिर उनके साथ जो शरीक मुल्ज़म हैं सबकतुल्ला, उन्हें एटीसी अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और जो फ़ैसला जज साहब ने सुनाया है उसमें यह कहा गया है कि जो इल्ज़ामात मुल्ज़मान पे लगाए गए, महरंग पे या सबकतुल्ला पे, उन इल्ज़ामात को पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने जो शवाहिद रखे वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित करने, इल्ज़ामात के जो सबूत थे अदालत में वो सबूत पेश करने में कामयाब हुई, जिसके नतीजे में दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब इस अदालती फ़ैसले पे प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये आइन और कानून की हुक्मरानी से इस फैसले को ताबीर किया जा रहा है, और प्रोसिक्यूशन का ये भी कहना है कि जो भी एलिमेंट्स रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, ये अदालती फ़ैसला एटीसी कोर्ट कोयटा का जो है, ये उनके लिए एक सख्त पैगाम है कि ऐसे अनासर के साथ जो रियासत की रिट को नहीं मानते, रियासत के कानून को नहीं मानते, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना रियासत के इदारों को मलाइन करने का, जिसका जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में एक मुकम्मल ट्रायल भी हुआ, ईमान ने, हादी चट्टा ने सेक्शन 342 का जो बयान था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। तो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से इनकार किया गया तो जज साहब ने, अफजल मंजूका साहब ने, परवेज़ मुशर्रफ केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, जिसमें स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले को इंडोर्स किया गया है, उस फैसले पे इन्हिसार करते हुए कि अगर मुल्ज़म इसरार करे, 342 का स्टेटमेंट देने से इनकार करे और उसी पे मुसर रहे कि मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना, तो फिर अदालत फ़ैसला सुना सकती है। तो दोनों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, 14 साल की या 17 साल की इस तरह से सज़ा सुनाई गई, करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। अब नाज़रीन, इन दोनों वकला हजरात को, ईमान मज़ारी, हादी चट्टा को, जिन्हें अदालत ने सज़ा सुनाई थी, जो कि अडयाला जेल में कैद हैं,
جہاں پہ عمران خان صاحب بھی ہیں، انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایوارڈ ناظرین اس تنظیم کی جانب سے دیا گیا ہے جو اس سے پہلے نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ دے چکی ہے۔ دراصل ناظرین یہ جو ایوارڈ ہے یہ ہے وکیل لودوک ٹریریو ان کے نام سے یہ منسوب ہے، اور انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، اور اس تنظیم کی طرف سے 1898 میں یہ لیگ فار ڈیفنس آف ہیومن اینڈ سٹیزن رائٹس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے یہ ایوارڈ جو ہے 1985 میں نیلسن منڈیلا کو دیا گیا تھا، جو جنوبی افریقہ میں قید تھے۔ اب ایمان زین مزاری اور علی ہادی چٹھا پہلے پاکستانی ہیں جن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے ان دونوں جو وکلاء حضرات ہیں انہیں اس ایوارڈ پر جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کے دن کا ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔